नमस्कार। आज हम एसएचएम शुरू करेंगे और देखिए एक पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए हैज़ द सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती है हमें मालूम 1/2 के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों सेम है इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ये हो गया x इक्वल टू हो गया a/√2 प्लस माइनस a/√2। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, तभी सवाल हो पाएगा। एक 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाई, तो ये कौन सा मोशन होगा? देखिए x की जो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी a cos ओमेगा t और y की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 2a cos ओमेगा t। ये x की वैल्यू जाएगी, y की वैल्यू जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा है कि कौन सा होगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिक पाथ फॉलो करेगा, पीरियडिक पाथ फॉलो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मालूम है, तो देखिए हम यहाँ से dx/dt में निकाल सकते हैं। dx/dt हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ से हमने एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, d2x/dt² निकाल लिया। ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, या मैं इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी बोल सकता हूँ। और हमें मालूम है कोई भी फंक्शन में अगर एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली टर्म हो जाती है हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। जैसे हमने एक्स के लिए किया वैसे का वैसे हम वाई के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन कौन से फंक्शन हो गए? ऑब्वियसली पीरियोडिक मोशन भी हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो गया। तो सी एंड डी दोनों हमारे दोनों मोशन हो गए। पीरियोडिक मोशन तो हो ही है क्योंकि ओमेगा टी है तो पीरियोडिक मोशन है ना, सेम ओमेगा है, तो यहाँ पर भी ओमेगा टी है, यहाँ पर भी ओमेगा टी है, तो पीरियोडिक मोशन भी हो गया। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से निकाल लिया। ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड स्पीड। देखिए सेकंड हैंड की ओमेगा 1 स्पीड है, इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा 1 इक्वल टू 2π/60। मिनट हैंड है ओमेगा 2, तो इसकी मतलब हो गया इसको एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगते हैं और इसको एक चक्कर लगाने में 33,600 सेकंड लगते हैं, और इसको हो जाएगा 12 इंटू 360। ठीक है, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 हो गया। आवर एंड है 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, सो 12 आवर्स, और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। मिनट हैंड है 1 घंटे में चक्कर लगाती है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स। तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 हो जाएगा। x1 x2 आर देयर रेस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंस इज 1 मिनट, तो x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2π/60 इंटू x1 की जो वैल्यू जाएगी, x1 x2 x3 रेस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंसेज इन 1 मिनट, तो एंगुलर डिस्टेंस 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में, ये हो जाएगा 2π। इसी तरह से x2 की बात करेंगे तो 2π/3600 इंटू 60, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2π/60। इसी तरह से x3 की बात करेंगे 2π/12 इंटू 3600 इंटू 60, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ओमेगा अपॉन x1। तो आप देखेंगे अगर ओमेगा 1 अपॉन x1, ओमेगा 2 अपॉन x2, ओमेगा 3 अपॉन x3 निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1/60 आएगी। तो आप इसको पहले को टिक कर सकते हैं आपसे। एक एसएचएम की इक्वेशन दी हुई है, मोशन में पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो x इक्वल टू 5 sin πt प्लस π/3। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर रहा है, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड निकालना है। तो ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है पाई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है पाई, एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको कंपेरिजन कर लेंगे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, इससे कंपेरिजन कर लेंगे तो फेज डिफरेंस आ गया। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेंगे 2π/t इक्वल टू पाई, तो पाई से पाई कट गया तो t इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। तो 5 सेंटीमीटर तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया और टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड हो गया। इससे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। If the mass of the ball of a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half of its original length, the new time period of the oscillation is x by term। तो देखिए पहले इसका टाइम पीरियड था 2π/L/g, अब नया टाइम पीरियड t डैश हो गया 2π/। क्या किया हमने, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ को हमने हाफ कर दिया,
तो ये हो गया L/2 √g। ठीक है, तो नया जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई, है ना, सो 1/√2 ऑफ टी, ये हमारा नया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। नाउ क्या बोल रहा है एक्स, इट इज न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन x/2 टाइम्स द ओरिजिनल पीरियड, सो दिस इज x/2 टाइम ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। इसको इससे कंपेरिजन करें टी से, टी कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी √2, तो वैल्यू ऑफ x इज √2। अच्छा सवाल है। A simple pendulum oscillating in a air has a period of √3 seconds if it is completely immersed in a non-viscous fluid having density of the material of the bob, having density non-viscous जिसकी डेंसिटी कम है। तो हमें मालूम है G डैश इक्वल टू होता है G इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ठीक है, नाउ दिस इज गिवन 1/4, तो G डैश इक्वल टू हो जाएगा G इंटू 1 माइनस 4, सो दिस इज 3/4G। ओके, पहले जो टाइम पीरियड था वो था T इक्वल टू 2π/L/G, है ना। नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो जाएगा T डैश 2π/L/4/3G। सो नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो जाएगा 2/√3 ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। अब नया पुराना जो टाइम पीरियड था 2/√3 इंटू √3, सो नया वाला टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकेंड। अच्छा सवाल है ना, जी के ऊपर इफेक्टिव जी निकालने के ऊपर। नेक्स्ट, एक्स ग्राफ दे रखा है एक हार्मोनिक फंक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो पार्टिकल है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 1 साइन ओमेगा टी, है ना, एम्पलीट्यूड इसका 1 है तो मैं बोल सकता हूँ इसका 1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और टाइम पीरियड जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 8 सेकेंड। टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में 8 सेकंड्स लग रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड 8 सेकंड हो जाएगा। और अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूँगा तो इसका हो जाएगा 2π/t, यानी कि π/4 इसका ओमेगा हो जाएगा। आइए अब पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें ओमेगा की वैल्यू तो मालूम ही है, -π²/16 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी ओमेगा की वैल्यू है π/4, कितने सेकंड पर निकालना है, 2 सेकंड पर निकालना है, तो π/2 हो गया, π/2 की वैल्यू 1 होगी, तो आंसर आ गया -π²/16। ठीक है, तो -π²/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सवाल है। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ नॉन पीरियडिक मोशन। देखिए ये सारे के सारे पीरियडिक मोशन है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं नॉन पीरियडिक फंक्शन होते हैं, याद रखिए आप। ये हमें लिस्ट मैच करनी है। ठीक है, तो देखिए आप पहला वाला जो ग्राफ है, ठीक है, पहले वाले ग्राफ में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो ऑसिलेटिंग विद एयर फ्रिक्शन, तो हम ए को तो बोल सकते हैं फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, ए फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। सेकंड वाले ग्राफ पे देखिए आप, सेकंड वाले ग्राफ जो आपको नहीं लग रहा कि रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर फोर्स होता था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होता था, तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन होता था। तो हम बोल सकते हैं बी इज अलाइन विद द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी बी इज अलाइन फॉर द थर्ड, है ना। ए फोर्थ के साथ है, बी थर्ड के साथ है। अच्छा सी देख लीजिए, सी देख लीजिए, तो सी वाले में देख लीजिए कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन, है ना। सी भी हमारा 2 के साथ भी अलाइन, 2 के साथ अलाइन हो रहा है। और फोर्थ देख लीजिए, टोटल, हाँ ये टोटल काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा जो ग्राफ बनता है इसमें आपको मालूम हो तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनका जो सम होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो वो वाला ग्राफ दिया हुआ है, एक पार्ट उसका दिया हुआ है ना, इसका इधर वाला पार्ट दिया हुआ है सिर्फ, तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ये वाला जो डी होगा ये 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए फोर्थ बी थर्ड, ए फोर्थ बी थर्ड C2 D1, ये आंसर आ गया। अच्छा सवाल है। The two pendulums of length 120 centimeter and 100 centimeter start vibrating phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations. तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड होता है जो पेंडुलम का होता है 2π/L/G, और जो छोटा वाला होगा उसका टाइम कम लगेगा, यानी इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर
बड़े वाले के n वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो छोटे वाले के हो जाएंगे n+1 वाइब्रेशंस। ठीक है, छोटे वाले के हो जाएंगे n+1 वाइब्रेशंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए जो बड़ा वाला होगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, यानी उसके वाइब्रेशंस कम होंगे। छोटे वाले का टाइम पीरियड कम होगा तो उसके वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे। तो बड़े वाले के छोटे वाले के n+ वाइब्रेशन होंगे, इसके n वाइब्रेशन होंगे। तो इसके n+1 वाइब्रेशंस में जितना टाइम लगेगा वो जाएगा 2π√L। छोटा वाला है 100/g, बड़ा वाला है n इंटू 2π√121/g, 2π g। सो दिस इज, आप ले लीजिए n+1 इंटू 10 इक्वल टू 11n। ओके, और इसको सॉल्व किया तो n इक्वल टू आ गया 10। अब हमसे पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन शॉर्टर पेंडुलम। देखिए शॉर्टर पेंडुलम की तो वाइब्रेशन आएंगी n+1 यानी कि 11 वाइब्रेशन आएंगी उसके बाद। अच्छा सवाल है। A body is executing simple harmonic motion with the frequency n of the potential energy, frequency of the potential energy। तो देखिए अगर x इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 k x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर ये हमारी इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो ये हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये t/2 था, यहाँ पर t था, यहाँ पर भी ये t/2 है और ये t है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो 2n हो जाती है अगर इसकी टाइम पीरियड आधा हो जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड आधा हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। A string is stretched by the 5 cm by a force 10 Newton. The time period of oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it. तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड जो होता है t इक्वल टू 2π/m/k होता है। ठीक है, m दे रखा है, हमें k निकालना है तो k निकाल लेंगे f इक्वल टू kx से। ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन का है, k निकालना है, ये हो जाएगा 5 × 10⁻²। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज k इक्वल टू आ जाएगा आपका 200। अगर k इक्वल टू 200 आ गया आपका, ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे 2π√m कितना है, मास 2 kg है, 200। सो दिस इज 2π/10 विच इज π/5, एंड π/5 जो जाएगा वो जाएगा 3.14/5। तो दिस इज 0.628 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, ये आंसर आ जाएगा। Identify the function which represents a periodic function. So this is not a periodic function. Log is also not a periodic function. Exponential function is not a periodic function. तो हमारे एक ही ऑप्शन बच गया, ये periodic function है। The phase difference between the displacement and acceleration of the particle in a simple harmonic motion। देखिए phase difference जो होता है x इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t और acceleration होता है -ω²h। तो phase difference जो होता है वो तो पाई रेडियन का होता ही इनके बीच में, है ना। इसका ग्राफ अगर आपको मालूम हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है डिस्प्लेसमेंट का, और जो एक्सेलेरेशन का ग्राफ होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई रेडियन का होता है। द डिस्टेंस पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। देखिए एक टाइम पीरियड में एसएचएम में क्या करता है, यहाँ से यूँ जाता है, जीरो मेन पोजिशन से ए पे जाता है, फिर वापस यूँ आता है, फिर वापस यूँ जाता है, फिर वापस यूँ आता है, यानी कि 4 टाइम्स ए ट्रेवल कर लेता है। A boss mass falls from a height h and its time of fall is recorded in terms of time period t in a simple window on the surface of Earth. It is found that t equal to 2t. The entire set is taken on the surface of another planet whose mass is half of Earth and the same is repeated. Corresponding time noted as t dash and t dash. हमें रेशियो निकालना है उसका। तो देखिए सिंपल टाइम पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2π/L/g होता है। ठीक है, ये तो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और उसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है, अगर वो h हाइट से गिरता है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू होता है √2h/g। ठीक है, 2/h/g इन टाइम्स ऑफ टाइम t ऑफ सिंपल पेंडुलम है। सो ये हमारा t हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 16th।
और दिस इज आपको दे रखा है कि जो टी है वो कैपिटल टी के बराबर है. मास फॉल्स फ्रॉम एच हाइट and its time of fall is recorded in terms of time period of a simple pendulum. On the surface of the earth it is found at t equal to 2t. The entire set is taken on the surface of another planet whose mass is half of earth and radius the same. Obviously इसका g बढ़ जाएगा. अच्छा हम ये देखें कि अगर मैं इसका रिलेशन निकालता हूँ, ठीक है, और t इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी, ठीक है, तो हमें जो रिलेशन दे रखा है t इक्वल टू 2t दे रखा है ना, t इक्वल टू 2t दे रखा है, t इक्वल टू 2t दे रखा है, तो दिस इज 2h बाई जी 2t यानी कि 4 पाई अंडर एल बाई जी, जी से जी कट जाएगा, ठीक है. और अगर हम इसको ये भी नहीं करें तो हम ये भी कर सकते हैं. एक मिनट. The entire set is U is taken on the surface of another planet whose mass is half of the Earth and radius the same. तो अच्छा हम निकालते हैं कि अगर वहाँ पर जाके जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा मास सेम, मास आधा कर दिया यानी जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी बाई 2. तो जी तो आधा हो जाएगा, लेकिन क्या जी का रोल है क्या? अच्छा अगर अपन कैपिटल टी और टी का रिलेशन निकालते हैं तो क्या इसमें जी आएगा क्या? जी तो कट जाएगा. अगर आप इसका रेशो लेंगे तो जी नहीं आ रहा. देखिए आप, कैपिटल टी है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी और ये है अंडर रूट 2h बाई जी. तो जी से तो जी कट रहा है, तो जी से जी कट रहा है यानी जी का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2t डैश, क्योंकि जी तो कैंसिल आउट हो रहा है दोनों जगह से. अच्छा सवाल है. A block truck is stationary has a bob suspended by a light string. तो ये bob suspended है in a frame attached to truck. The truck suddenly moves to the right. तो इसका अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो ये mg लग रहा है इसके, और यहाँ पर बॉब के ऊपर, सॉरी ना, तो ये बॉब के ऊपर mg नीचे लग रहा है और इस पर सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. अगर ट्रक राइट मूव करता है तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा ए नेट, या नेट फोर्स ये हो जाएगा. अब पेंडुलम विल टिल्ट टुवर्ड्स, अगर ट्रक राइट जा रहा है तो पेंडुलम तो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, और ये जो एंगल होगा ये एंगल निकाल सकते हैं अपन. टेन थीटा इक्वल टू ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा एम ए अपॉन एम जी. तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई जी. तो टू द लेफ्ट एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पेंडुलम विद वर्टिकल इज tan inverse a by g. The displacement of the particle performing simple harmonic motion is given by this. तो y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी है. तो स्टार्टिंग पोजीशन का कोई मतलब नहीं है सर. ए साइन ओमेगा टी हमसे एम्पलीट्यूड पूछा है ना, हमसे एम्पलीट्यूड पूछा है, इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन का कोई मतलब नहीं है. तो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा इसके हिसाब से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए. देखिए ये ए साइन ओमेगा टी है और बी कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. इनको दो वेक्टर की तरह ट्रीट कर लीजिए, दोनों के बीच पास पाई बाई 2 का डिफरेंस है. तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2 है तो 2a भी तो हो जाएगा. तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. The average velocity of particle executing, एवरेज वेलोसिटी पूछी है ना, एवरेज वेलोसिटी. तो पूरे कंप्लीट वाइब्रेशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो भी जीरो ही होगी. जहाँ से शुरू किया एक वाइब्रेशन वापस वहीं पहुंच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन, सेंसर रोटेशन इंडिकेटर. देखिए ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे चम कर रहा है, t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर है, t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर है. इसकी रेडियस 3 मीटर है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड 3 मीटर है, और इसका जो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड. ठीक है. हमसे पूछा गया है वाई प्रोजेक्शन. तो ये जो यहाँ से शुरू कर रहा है तो वाई प्रोजेक्शन इसका हो जाएगा a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी. ठीक है. ओमेगा जो हो जाएगा वो जाएगा 2 पाई बाई 4.
यानी कि पाई बाई टू, और ए जो है 3 है ही से, तो कॉस पाई बाई टू इंटू टी, 3 कॉस पाई बाई टू इंटू टी, 3 cos pi by 2 into t, yeah, pi t by 2, where y is in meter. A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic motion. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 मीटर पर सेकंड, the distance of 5 cm from mean position. तो हमें मालूम है a इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी, तो ये 20 ओमेगा स्क्वायर, मीन पोजिशन 5, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ओमेगा बराबर 2. टाइम पीरियड पूछा है तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2, तो टी इक्वल टू हो जाएगा पाई सेकेंड. A particle executes linear simple motion with an amplitude of 3 cm when the particle is 2 cm away from the mean. The velocity is equal to, आइए तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और वेलोसिटी दे रखी है एक्सेलरेशन बराबर, तो वेलोसिटी तो होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, एक्सेलरेशन तो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है. आइए कर लेते हैं, तो ओमेगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 9, एक्स कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ओमेगा पूछा है हमसे ओमेगा स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, है ना. सो दिस इज ये कट गया, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू 2 ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू जाएगा अंडर रूट 5 बाई 2, ये ओमेगा को ले सकता हूँ 2 पाई बाई टी, कुछ गलती तो नहीं करी, तो t इक्वल टू जाएगा 4 पाई अंडर रूट 5, तो t इक्वल टू जाएगा 4 पाई अंडर रूट 5. सेकंड सी ऑप्शन. A body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the m is slightly pulled down and oscillates with a time period of 3 seconds. तो हमें मालूम है t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के. पहले केस में 3 सेकंड है, दूसरे केस में m को इंक्रीज कर दिया और ऑसिलेशन में 5 सेकंड. सो दिस इज t1, दिस इज m. अब t2 जो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m प्लस 1 इक्वल टू के, है ना. सो डिवाइड कर दीजिए, ये हमारे पास 3 सेकंड है, ये हमारे पास 5 सेकंड है, सो 5 बाई 3 इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन अंडर रूट m, ये डिवाइड कर दिया. द वैल्यू ऑफ m पूछी हमसे, तो दिस इज 25 अपॉन 9 इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m, ठीक है. सो दिस इज 25 m इक्वल टू 9m प्लस 9, तो 16m इक्वल टू 9, सो m इक्वल टू 9 बाई 16. अच्छा सवाल है, होना चाहिए. A particle is executing a simple harmonic motion and its maximum acceleration is alpha, maximum velocity is beta. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ठीक है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा. ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है. तो ये हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है बीटा. अच्छा, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो अगर मैं अल्फा बाई बीटा करता हूँ तो मेरे पास ओमेगा आ गया. एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से ओमेगा को ले सकता हूँ 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा. सो 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, ये आ गया मेरा. सिंपल क्वेश्चन था. व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाई ए आर सुपर इम्पोज, तो देखिए ये दोनों सुपर इम्पोज करूँगा तो इसको भी मैं इस फॉर्म में ले सकता हूँ साइन ओमेगा टी, और दूसरे को भी ले सकता हूँ मैं ए साइन बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बनेगा ही सही, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं. A particle is executing SHM along a straight line. Its velocity at distance x1 and x2 from the mean position of v1 v2, है ना. So v1 इक्वल टू होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. इसी तरह से v2 इक्वल टू होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर. तो हम चाहें तो हमें टाइम पीरियड पूछा है, तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए माइनस x2 का स्क्वायर। इनको माइनस कर देंगे तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ओमेगा अंडर रूट आ गया, 2 पाई बाई टी आ गया, ठीक है। सो 2 पाई बाई टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट x2 ऊपर चला जाएगा, v1 माइनस v2 यहाँ नीचे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। अच्छा सवाल है। थोड़ा सा लॉजिक आप ये भी लगाएंगे ना, तो देखिए टाइम है, तो टाइम के लिए x ऊपर आएगा v नीचे आएगा, तो टाइम के लिए x ऊपर आएगा v नीचे आएगा। कभी भी c एंड d तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कभी भी आपको टाइम नहीं देगी, है ना। थोड़ा सा सोच के देखना, आप डायमेंशन लिस्ट लगा के देखना। Oscillation of the body on a smooth horizontal surface is represented by this equation. Okay. Okay. Which one of the following graphs show the correctly the variation with the t? तो देखिए हमें मालूम था कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है a इक्वल टू a cos ओमेगा t। अगर डिस्प्लेसमेंट ये है x है, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, वेरिएशन विद टाइम टी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन जो भी होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा, ठीक है। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। द पार्टिकल ऑफ मास m oscillates around the x axis according to the equation x equal to a sin omega t. The nature of the graph between the momentum and displacement of the particle, momentum and displacement of the particle, ठीक है। द नेचर ऑफ द ग्राफ, देखिए मोमेंटम का मतलब हो गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ होता है। तो अगर हम मालूम है तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको ये भी लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए प्लस एक्स स्क्वायर। हमसे मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पूछा है, ठीक है। फैंटास्टिक। सो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप ये जो इक्वेशन बनती है, लेफ्ट की इक्वेशन बनती है, आपको मालूम है ना। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ प्लॉट होता है वह ऐसा होता है, ठीक है। ये आपकी मेजर एक्सिस होती है, ये मेन पोजीशन होती है, यहाँ पर वेलोसिटी मेन पोजीशन में वेलोसिटी में मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है। तो ये जो ग्राफ बनता है ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है, इलिप्टिकल। एक और इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ ए, सो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय दिस। सो y इक्वल टू दे रखा है हमें 3 साइन, अंदर ले जाइए इसको, दिस इज 25 पाई टी, 50 से डिवाइड किया 25 माइनस पाई बाई 2 एक्स। ये इक्वेशन बन गई। हमसे पूछा हुआ है रेशियो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। तो देखिए पार्टिकल वेलोसिटी तो ए ओमेगा होती है, और वेव वेलोसिटी होती है एन लैम्डा, है ना, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये होती है पार्टिकल वेलोसिटी और एन लैम्डा, ठीक है। अब वेव वेलोसिटी हम ये भी बोल सकते हैं, वेव वेलोसिटी को हम क्या क्या बोल सकते हैं ये समझते हैं। वेव वेलोसिटी को हम क्या क्या बोल सकते हैं, v इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के भी होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के भी होती है। हमसे उसका रेशियो पूछा है, ये तो हुई पार्टिकल वेलोसिटी, ये तो हुई वेव वेलोसिटी। तो v पार्टिकल अपॉन v वेव, इसका रेशियो जाएगा ए ओमेगा अपॉन ओमेगा बाई के। ओमेगा से ओमेगा कट गया, आंसर आ गया ए बाई के, नहीं सॉरी ए इंटू के, ए इंटू के। अब ए की वैल्यू कितनी है 3, के की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2। अरे इसको कंपैरिजन करेंगे ना ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपैरिजन करेंगे तो के की वैल्यू क्या जाएगी पाई बाई 2।
सो दिस इज 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अच्छा क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टाइम में करेंगे एसएचएम। तो हमें टू वेव्स दे रखी है, उनकी इक्वेशन दे रखी है। तो पहली वेव है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, ये मीटर में दे रखा है। दूसरी वेव दे रखी है ये, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, y टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/2 लिख सकता हूँ, और π/2 को लिख सकता हूँ मैं 1.57। ठीक है। अब हमसे पूछा गया फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिए यहाँ तक तो दोनों सेम है, यहीं पर फेज डिफरेंस है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू जाएगा 1.57 माइनस 0.57, दिस इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का फेज डिफरेंस है। दिस इज हाउ एसएचएम के हमने पी/क्यू के करीब 30 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। थैंक यू। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप इसको 1.5 या 2 पे नहीं देख सकते, है ना। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिनको पी/क्यू की प्रैक्टिस करनी।